नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू लर्निंग गुड। आज 25 जनवरी 2023 है, दिन है वेंसडे। आप सोच रहे होंगे कि मोटिवेशनल कोट कहाँ पर गया। डोंट वरी, ये जो आर्टिकल है ना, इसमें ही एक मोटिवेशनल कोट है। विल टॉक अबाउट इट। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने इस आर्टिकल को लिखा है, एवरी एग्जाम इज एन अपॉर्चुनिटी बट नॉट द ओनली वन। परीक्षा पे चर्चा, सिक्स्थ एडिशन जो है इसका परीक्षा पे चर्चा का, ये 27 जनवरी 11 बजे होने वाला है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, सारे के सारे स्टूडेंट्स को मेरा ये आग्रह है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर देखिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो फिजिकल मीटिंग है ये दिल्ली में होने वाली है। ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज़ कि जनवरी 27 जनवरी 11 AM आपको ये परीक्षा पे चर्चा वाला प्रोग्राम जो है वो देखना है। अब देखिए, इसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, टीचर्स पार्टिसिपेट करेंगे और पेरेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आंकड़े जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। लगभग 39 लाख जितने लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो 39 लाख लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो ऑनलाइन इस प्रोग्राम को देखेंगे या फिर टीवी पर इस प्रोग्राम को देखेंगे। अब ये प्रोग्राम की खास बात यह है कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो पीएम मोदी साहब के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। और उनकी एक किताब है, पीएम साहब ने लिखी है, एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो उसी पर आधारित ये पूरी मूवमेंट है परीक्षा पे चर्चा। और यहाँ पर जो मेन फोकस है इस परीक्षा पे चर्चा का वो यही है, स्ट्रेस फ्री इकोसिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन के टाइम पर स्ट्रेस फ्री रहें। दोस्तों, अगर आपने जो फोकस वाली सीरीज़ हैं, अगर आपने वो देखी हैं, तो आपको पता होगा कि जो फोकस की सीरीज़ है उसमें मैंने डिस्कस किया था कि कैसे स्ट्रेस जो है वो हमारे कंसंट्रेशन और फोकस के लिए एक बहुत बड़ी बाधा बन जाता है। और ज़्यादा डिटेल्स जो है वो आप उस सीरीज़ में देखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इन वीडियोस को नहीं देखा है, ये फोकस वाले वीडियोस को। मैं चाहता हूं कि आप इनको देखिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट। कंसंट्रेशन और फोकस का जो साइंस है वो पता चलेगा, और एक बार वो चीज़ें आप जान लेंगे तो उसके बाद आप इसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। ये सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, आने वाले समय में और ज़्यादा लेक्चर्स जो हैं वो फोकस पर आने वाले हैं, लेकिन अभी तक जो हमने डिस्कशन की है उसको देखना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लिक दिस लिंक हियर एंड यू विल डायरेक्टली लैंड ऑन दिस फोकस वाला जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप डायरेक्टली चले मीन्स देख सकते हैं उसको, और आप उसको देखिएगा इन वीडियोस को। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इन द राइट अमाउंट स्ट्रेस कैन चैलेंज एंड स्टिमुलेट यू टू वर्क हार्डर। स्ट्रेस जो है ये ख़राब नहीं है, स्ट्रेस इज़ गुड फॉर अस। थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है वो हमें स्टिमुलेट करता है, वो हमें कुछ कार्य करने पर मजबूर करता है, हमें वो किक प्रोवाइड करता है। लेकिन स्ट्रेस जब एक हद से ज़्यादा हो जाता है तब हमारी क्रिएटिविटी, हमारी नॉलेज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी सिचुएशंस में, लेट्स से कि आप बहुत ज़्यादा डर गए, राइट, तो बेसिकली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए, तो उस समय पर आप राइट डिसीजन जो है वो नहीं ले पाते, राइट। सेम थिंग हैपन्स इन द एग्जामिनेशन एज वेल, कि अगर आपने एग्जामिनेशन का पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर खोला और आपने देखा 1 2 3 4 ऐसे 4 क्वेश्चंस ऐसे आ गए स्टार्टिंग में ही जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, तो ये सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर आपको फोकस्ड रहना है, क्योंकि आपको ये नहीं पता है। तो हो सकता है कि 5 6 7 8 जो है वो आपको ईजिली आ जाए, लेकिन यहां पर अगर आप आउट ऑफ बैलेंस चले गए तो फिर बाकी का पूरा पेपर जो है, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, उसके बावजूद भी आप उसको रॉन्ग टिक करके या फिर उसको छोड़कर आ सकते हैं। तो दिस इज द थिंग दैट पीएम मोदी इज ट्राइंग टू अचीव हियर, कि एक स्ट्रेस फ्री इकोसिस्टम हो, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं उनका एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। अब ये चीज़ जो है वो आज के ज़माने में स्टूडेंट्स को समझने की बहुत ज़रूरत है। द थिंग इज़, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मीन्स आई डू अंडरस्टैंड कि जॉब जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करियर जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन
जब आप सिर्फ एक जॉब के लिए, एक सरकारी जॉब के लिए ही पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो अगेन वो जो एक एज जो चाहिए आपको, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आपकी तैयारी से ही कुछ नहीं होगा, दूसरे व्यक्ति की तैयारी अगर आपसे अच्छी होगी तो वो फिर बाजी मार के चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें, जब हमारे हाथ में पूरा कंट्रोल ही नहीं रहता है, मीन्स किसी और की ज़्यादा मेहनत हो गई तो वो आपसे आगे चला जाएगा, तो यहां पर स्ट्रेस जनरेट होगा ऑफ कोर्स। लेकिन इसका भी कोई रास्ता होगा ना, हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो दोस्तों, यहां पर आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करना है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि देखिए, मटेरियल जो है, एग्जामिनेशन का मटेरियल तो आज सारा अवेलेबल है, ऐसी कोई किताब नहीं है जो एक्सेसिबल नहीं है आपके पास। लेकिन आपको जो इंटरनल तैयारी है, राइट, आपकी पर्सनालिटी को और ज़्यादा अच्छा बनाना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टाइम मैनेजमेंट है, राइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल और कॉलेजेस में सिखाया नहीं जाते। और यही चीज़ का एक ब्रीफ जो है वो आपको इस इवेंट में मिलने वाला है। और दूसरी अच्छी बात मैं ये बता दूं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर ही एक पूरी अलग से सीरीज़ जो है वो हमने स्टार्ट की है। यही एक मिसिंग लिंक है जो स्टूडेंट को नहीं मिलती है। बाकी बहुत सारी चैनल्स हैं, राइट, उसमें आपको एक दो वीडियोस मिल जाएंगे कंसंट्रेशन के ऊपर या फिर, बट यहाँ पर क्यूरियसली एजुकेशन पर हम इसकी गहराई में जाएंगे ताकि ऐसे कोई भी होलिस्टिक डेवलपमेंट के सब्जेक्ट्स जो हैं वो छूट ना जाए। तो ये चीज़ जो है, होलिस्टिक डेवलपमेंट का अप्रोच जो है एजुकेशन में, वो भी आपको इस इवेंट में देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कई बार ये कहा है, और यही एक मोटिवेशनल कोट है, आप देख लीजिए, इफ वन स्टडीज द सिलेबस विथ फुल अटेंशन देन एग्जाम्स रियली डोंट मैटर। राइट, हम एग्जाम पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं, एग्जाम पर नहीं, हमें सिलेबस पर फोकस करना चाहिए। राइट, पढ़ाई जो है वो सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं है, स्टडी फॉर द नॉलेज। ये पूरा आपका अप्रोच ही बदल देगा अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे एक बार, कि मुझे एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए नहीं पढ़ना है, मुझे नॉलेज के लिए पढ़ाई करनी है। एक बार ये चीज़ जो है वो आपने समझ ली और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया, तो फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहेगा जो आपको पसंद नहीं होगा, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या फिर टॉपिक नहीं रहेगा जिसमें आपको बोर्डम फील होगा। एम टू मास्टर द सब्जेक्ट रादर देन टू क्लियर द एग्जाम। ये भी एक मोटिवेशनल कोट इंटरेस्टिंग है, ये एक लाइन है जिसको आप मोटिवेशनल कोट के तौर पर भी देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि आज के जो यंगस्टर्स हैं ना, वो एक स्पेशल जनरेशन के पार्ट हैं। राइट, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको ऐसा मत देखिए कि कंपटीशन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा है। राइट, सी कि कोई भी चैलेंज में एक पॉजिटिव, एक अच्छा पॉइंट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो सिर्फ वो चैलेंज को देखते हैं और वो पहाड़ को देखकर ही रुक जाते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज मेहनत करके उस पहाड़ की चोटी तक आप पहुंच गए, तो वहां से जो व्यू आपको देखने को मिलेगा, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। In a long life, an exam is just one of the opportunities to challenge yourself. ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। ये आपकी मीन्स, ये टॉपिक को तो मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, लेकिन आपको जीवन की भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मान लीजिए कि ये आपका जीवन है, राइट, ये पूरी आपकी लाइफ है, जब से आप पैदा हुए और जब आप नहीं रहेंगे, पूरी आपकी लाइफ जो है उसका ये बॉक्स रिप्रेजेंट्स योर लाइफ। एग्जामिनेशन जो है ना, वो सिर्फ एक छोटा सा डॉट है। ये जो छोटा डॉट देख रहे हैं, दिस इज योर एग्जामिनेशन। तो कोई एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुई है तो इसको लेकर डीमोटिवेट मत फील कीजिएगा। राइट, जिंदगी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो फिर अपॉर्चुनिटीज बहुत ही लिमिटेड आप खुद ने ही कर दी है। तो दिस इज द थिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये चीज़ समझनी है। कभी भी डिप्रेस मत होइएगा, कभी भी इतने स्ट्रेस मत होइएगा कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचेगा अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया या फिर नहीं कर पाई। नो, ये जो नॉलेज है आपको बहुत काम आएगी, अलग अलग क्षेत्रों में काम आएगी। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरीके से की है तो ट्रस्ट मी, जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, वो अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब में भी अप्लाई करेंगे और आप एक बार उसमें चले गए तो फिर आपकी ये नॉलेज जो है ना, वो आपकी वो दूसरे लोगों से और ज़्यादा अच्छा बनाएगी। मीन्स आप डिसीजन मेकिंग में एक बहुत ही अच्छे उस कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय बनेंगे। आप
उस कंपनी के लिए एक ह्यूमन कैपिटल बनेंगे। हो सकता है कि सीईओ जो हैं वो भी आपको कुछ चीज़ों को लेकर कंसल्ट करें। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट। सो एक बड़ी लंबी हमारी जो ज़िंदगी है उसमें एग्जामिनेशन एक छोटी चीज़ है, राइट। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई तो लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन है, नहीं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपको मिलेगी। अब ये जो इवेंट है इसमें एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस हम कैसे डेवलप करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को कैसे हैंडल करना, कंसंट्रेट कैसे करना, मेमोरी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना, गोल्स को कैसे सेट करना, ये सारे विषयों पर डिस्कशन जो है वो यहाँ पर होगी। इसी के साथ साथ इस आर्टिकल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का भी जिक्र किया गया है। और हमें पता है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये हमारी लेटेस्ट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसमें स्टूडेंट्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दी जाएगी कि एक साइंस का सब्जेक्ट आपने रखा और इसके साथ साथ एक आर्ट का सब्जेक्ट रखा, तो अब हमारे देश में ये एक नई दुनिया या फिर एजुकेशन में एक नए लेवल पर हम एंट्री मानने वाले हैं कि हम हमारे जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं, एज ए यूनिकली मुझे अगर कोई आर्ट का सब्जेक्ट पसंद है, कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट पसंद है और कोई साइंस का सब्जेक्ट पसंद है, तो ये चॉइस जो है वो स्टूडेंट की रहेगी। आने वाले नज़दीक के भविष्य में जो 10th और 12th की एग्जामिनेशन है उसका सिलेबस और उसकी पैटर्न जो है उसमें भी एक बहुत बड़ा बदलाव जो है वो आने वाला है। दोस्तों, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपके लिए है। फॉर एग्जांपल, जब मैं पढ़ाई करता था तो उस टाइम पर आप कोई एक ही स्ट्रीम चूज़ कर सकते थे। आई वॉज वेरी गुड इन साइंस, राइट, लेकिन सारे साइंस के अलग अलग सब्जेक्ट्स में नहीं। आई वॉज वेरी गुड विथ फ्यू थिंग्स इन साइंस, राइट। केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं था, लेकिन बायोलॉजी वॉज माई स्ट्रॉन्ग एरिया। लेकिन उस टाइम पर ये ऑप्शन नहीं था, आपको या तो कॉमर्स या तो आर्ट्स या तो साइंस चूज़ करना पड़ता था। लेकिन आने वाले समय में स्टूडेंट्स जो हैं वो कस्टमाइजेशन कर पाएंगे, उनको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो पढ़ पाएंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और इससे जो हमारा टैलेंट निखरेगा, इट विल बी वेरी गुड फॉर आवर नेशन बिल्डिंग। फिर बात करते हैं जोशी मठ ऑन सी, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। 100 से भी ज़्यादा फॉर्मर सिविल सर्वेंट्स जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उनको कहा है, उनको रिक्वेस्ट की है कि ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट के प्लान चल रहे हैं इस पर सरकार को गहराई से विचार करना चाहिए, सीरियस थॉट देना चाहिए, ताकि ऐसी जोशी मठ में जो सिचुएशन हुई, ऐसे सिचुएशन ये अंडमान निकोबार आइलैंड में ना हो जाए। लास्ट नवंबर की बात है जब यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था 130.75 स्क्वायर किलोमीटर का जो ग्रेट निकोबार का फॉरेस्ट एरिया है, तो वहां पर 72,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया था। ये जो प्रोजेक्ट है तो इसमें ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, एक नया एयरपोर्ट बनेगा, पावर प्लांट बनेगा, ग्रीन फील्ड टाउनशिप यानी कि स्क्रैच से नया टाउन जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स को एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो दे दिया है। लेकिन यहाँ की जो इकोलॉजी है, सेंसिटिव इकोलॉजी है, उस पर कितनी गहरी, कितनी कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट आएगी। इसी के साथ साथ जो यहाँ की इंडिजीनियस और हंटर गैदरर ट्राइब है, जैसे कि सोम्पेन, अब ये जो सोम्पेन ट्राइब है ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का पार्ट है, और आपके लिए एक रिसर्च एक्सरसाइज है। ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है, इसमें सोम्पेन तो है ही, सोम्पेन के साथ साथ दूसरी कौन सी ऐसी हमारे देश की ट्राइब्स हैं, खास करके अंडमान और निकोबार की, जो इस पीवीटीजी ग्रुप में आती हैं। ये चीज़ आपको रिसर्च करनी है। आपको एमसीक्यू ऐसा पूछा जा सकता है कि नीचे दिए गए लिस्ट में से उस ट्राइब को सिलेक्ट कीजिए जो पीवीटीजी में नहीं आती है। तो आपको सोम्पेन और दूसरी ट्राइब्स के नाम दिए जाएंगे और उसमें से कोई एक ट्राइब ऐसी होगी जो इसका पार्ट नहीं होगी। तो ये नाम जो है वो आपको याद रखना है। मैं ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में कौन कौन सी ट्राइब्स आती हैं इसका लिस्ट बनाइए। इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर इसका मेंशन हुआ है, करंट अफेयर्स का ये पार्ट बन चुका है, तो आपको इस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जनवरी 2021 की बात है जब आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन ऑफ ग्रेटर निकोबार जो है इसको कम किया गया था, और इसी के साथ साथ यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने 11.44 स्क्वायर किलोमीटर जो गालाथी बे सेंचुरी हैं तो इसको डी नोटिफाई किया था, राइट। इसी के साथ जो
ओंजे ट्राइबल रिजर्व है लिटिल अंडमान का, तो इसको भी डी नोटिफाई किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो सरकार ने कुछ समय में हमें देखने को मिली है कि सरकार ने ऐसे बदलाव किए हैं, और सरकार चाहती है कि यहाँ पर ग्रोथ हो, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो, लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं यहाँ की ट्राइबल्स के लिए कम होगी, ये बाहर के लोगों के लिए ज़्यादा होगी। और जब हम अंडमान निकोबार रीजन की बात करते हैं तो हमारे देश का लार्जेस्ट मैनग्रोव जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर लगभग 50% जितनी हमारे देश की बटरफ्लाई की स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, 40% जितने जो यहाँ पर बर्ड्स हैं, 60% जितने जो मैमल्स हैं वो एंडेमिक हैं। एंडेमिक यानी कि ये सिर्फ आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे, दूसरी जगहों पर देखने को नहीं मिलेंगे। आपकी स्क्रीन पर दो मैप्स हैं अंडमान और निकोबार के, राइट। ये थोड़ा पुराना मैप है, ये लेटेस्ट वाला मैप है। आपको पता होगा कि सरकार ने कुछ समय पहले ही जो हेवलॉक आइलैंड है उसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया, जो नील आइलैंड है उसका नाम शहीद द्वीप कर दिया, और ये जो रॉस आइलैंड है उसका नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और आज से 1-2 दिन पहले की बात है, शायद कल ही ये चीज़ न्यूज़ में थी कि सरकार ने कुछ 21 ऐसे आइलैंड्स हैं, उनके नाम जो हैं वो परमवीर चक्र या फिर कीर्ति चक्र वाले जो हमारे सोल्जर्स हैं जो शहीद हुए हमारे देश के लिए, तो उनके नाम से अलग अलग आइलैंड्स जो हैं उनको नाम दिया है। तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच से गुजरती हैं, राइट। यहाँ पर ये वाला पूरा निकोबार है, ये वाला पूरा अंडमान है, राइट। दिस इज़ अंडमान सी हियर, यहाँ पर ये लोकेटेड है। तो PDF को डाउनलोड करने के बाद 10 मिनट जो है वो इस मैप के साथ स्पेंड ज़रूर कीजिएगा। दिस इज़ एन ओल्ड वन, दिस इज़ एन न्यू वन, ठीक है। फिर सेंटिलीज ट्राइब है। अब सेंटिलीज जो लोग हैं तो इनको आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ लेना देना नहीं है, राइट। इनकी अलग ट्रेडिशन है, इनकी लैंग्वेज अलग है, राइट। और दुनिया की सबसे पुरानी ट्राइब जो हैं तो उसका पार्ट है ये सेंटिलीज। तो यहाँ पर डेवलपमेंट होगा तो उन पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। 2019 का जो नीति आयोग का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट ने आइलैंड्स को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बताया है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी लाइंस जो है वो यहाँ से गुजरती हैं। फिर चाइना का जो खतरा बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए भी ये आइलैंड इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जोशीमठ में जो हुआ ऐसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर ना हो, वरना यहाँ पर जो तबाही होगी वो एक अलग ही लेवल की तबाही होगी। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं इनके एनवायरनमेंट, इनकी जो इकोलॉजी है, इसकी रक्षा जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। इस प्रकार के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है इसकी एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट इन आइलैंड्स पर हो सकती है। पॉन्डर दिस ऑन रिपब्लिक डे, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। इस साल तेलंगाना में जो रिपब्लिक डे होगा वो अपने आप में बहुत ही ऑड होगा। पता है क्यों? क्योंकि के चंद्रशेखर राव की जो सरकार है उन्होंने गवर्नर जो हैं उनको कहा है कि आप अलग से फंक्शन रखिएगा। तो एक तरफ CM जो है वो फंक्शन रखेंगे रिपब्लिक डे का, और एक तरफ गवर्नर जो है वो फंक्शन रखेंगे। ऐसा पहले देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब ऐसा देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं कि कैसे अलग अलग जगहों पर गवर्नर्स जो हैं वो कुछ अपनी लाइन जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो चीफ मिनिस्टर्स हैं तो उनको बहुत ही दिक्कत हो रही है। हमने तमिलनाडु की बात की थी, केरला की बात की थी, दिल्ली की बात की थी, छत्तीसगढ़ की सिचुएशन ऐसी है। तो बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और जो बिल्स होते हैं, कुछ 8 बिल तेलंगाना में पेंडिंग हैं। मैंने आपको 4 चीज़ें भी बताई थी, या तो वो यस कह सकते हैं, नो कह सकते हैं, या तो फिर वो रिटर्न कर सकते हैं, या तो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। लेकिन बिल पर बैठ जाना, बिल पर कोई डिसीजन ना लेना जो है, तो ऐसा तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है। लेकिन इसका दुरुपयोग बहुत सारी जगहों पर हो रहा है। ब्रिटिश राज के समय पर ऐसा था कि गवर्नर जो हैं वो बेसिकली जो इलेक्टेड सरकार हैं तो उससे ज़्यादा पावरफुल थे। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव असेंबली को प्राइमेसी दी कंपेयर टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। यानी कि गवर्नर जो डिसीजन लेते हैं वो नहीं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, खास करके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, वो जो गवर्नर को सलाह देंगे वो सलाह गवर्नर को फॉलो करनी है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो उल्टी हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है 1994 में ये कहा था कि लेजिस्लेचर जो है वो ज़्यादा प्राइमेसी या फिर जो टॉप पोजीशन है
राइट। जो मैंने अभी बताया आपको वही कि प्राइमेसी जो है वो लेजिस्लेचर की है, गवर्नर की नहीं है। लेकिन इस चीज़ को बार बार जो है वो अलग अलग जगहों पर गवर्नर जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, विच इज़ वेरी वेरी सैड। आर्टिकल 200 के बारे में भी हमने बात की थी। तो दो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि अगर कोई बिल गवर्नर के पास जाए तो उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए। लेट्स से कि 30 डेज़ के अंदर आपको बिल को यस या फिर नो या फिर रिटर्न करना है या फिर प्रेसिडेंट को भेजना है। ये चार में से कोई भी एक ऑप्शन आप 30 दिन के अंदर सेलेक्ट कर लीजिए, वरना फिर ऑटोमेटिकली वो बिल पास हो जाए फॉर एग्जांपल। और गवर्नर्स जो हैं दे आर नाउ अकाउंटेबल, मीन्स अभी क्या है कि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव वाया प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो राज्यसभा और गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अकाउंटेबल होने चाहिए। ऐसे दो बड़े चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो इसका सॉल्यूशन जो अभी डेडलॉक देखने को मिल रहा है, तो इसके दो सॉल्यूशंस है। एक तो डेडलाइन तय की जाए और गवर्नर्स जो है वो गवर्नर्स शुड बी मेड अकाउंटेबल टू राज्यसभा एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये दो चेंजेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकते हैं। वर्किंग हैंड इन हैंड टू शोकेस इंडिया, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है जी किशन रेड्डी साहब ने, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कल्चर और जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की मिनिस्ट्री है, तो इनके मिनिस्टर हैं, राइट। तो बेसिकली टूरिज्म मिनिस्टर जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जी किशन रेड्डी, उन्होंने ये आर्टिकल को लिखा है आज, यानी कि 25 जनवरी जो है इसको हमारा देश नेशनल टूरिज्म डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। और इसी दिन पर जगन्नाथ यात्रा की स्पेशल ट्रेन जो है वो लॉन्च की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो मिलकर इसमें पार्टनरशिप करें। और जब टूरिज्म की बात आती है तो सरकार जो है एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच फॉलो कर रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के साथ टूरिज्म मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेट कर रही है, राइट। 20 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं गवर्नमेंट की जिसके साथ टूरिज्म को प्रमोट और डेवलप करने की बात चल रही है। अक्टूबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिस्ट पुलिस की थी। इस पर हमने डिस्कशन भी की थी, आपको याद होगा कि कैसे हमारे देश में अलग अलग जगहों पर फॉरेन के टूरिस्ट जो हैं उनके रेप्स हुए हैं, तो इसकी वजह से फॉरेन के टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर नहीं आते। तो वी नीड टूरिस्ट पुलिस। तो आई एम नॉट गोइंग टू डीप इनटू इट, लेकिन यू नो द मीनिंग, राइट। आपको पता है इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो मिलकर युवा टूरिज्म को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ताकि हमारे जो यंग टूरिस्ट हैं वो हमारे इंडियन टूरिज्म के एम्बेसडर के तौर पर निखरे। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के साथ मिलकर स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं क्रूज टूरिज्म के। फ्यूचर में जब वाटरवेज आएगा तो क्रूज टूरिज्म को और ज़्यादा प्रमोट करने की बात है। इसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलकर 20 ऐसे इंडियन मिशंस हैं जहां पर, यानी कि 20 देशों में ये टूरिज्म की डेस्क है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट जो हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। और एक नया ड्राफ्ट भी तैयार है, नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2022, और इसका लक्ष्य यही है कि हम टूरिज्म को और ज़्यादा प्रमोट करें हमारे देश में। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश की सिचुएशन ऐसी है, हमारा सिविलाइजेशन जो है वो लगभग 3-4 हज़ार साल पुराना सिविलाइजेशन है। अगर आप रामायण और महाभारत को इसमें ऐड कर दे तो लगभग 8,000 साल मीन्स पीछे 8,000 साल तक बातें जाती हैं, क्योंकि महाभारत के बारे में कहा जाता है रफली स्पीकिंग कि आज से कुछ 8,000 साल पुराना है, और महाभारत जो है वो लगभग आज से कुछ 4,000 साल पुरानी बात है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और उनको देखें तो आज से लगभग क्या 3-4 हज़ार साल पुरानी बात है, राइट। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि इतना पुराना सिविलाइजेशन है हमारा, और इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, इतनी सारी पुरानी जगह है, हिस्टोरिकल जगह है, लेटेस्ट जगह भी इतनी है, नेचुरल जगह इतनी है। एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको कोल्ड डेजर्ट जैसे कि लद्दाख देखने को मिलता है, आपको ये राजस्थान का थार डेजर्ट भी मिलता है, हिमालयन आइस कैप वाली पहाड़ियाँ भी मिलती हैं, राइट, प्लेन्स भी मिलते हैं। फिर सदर्न इंडिया में चले जाए तो आपको ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट मिलता है। गुजरात का ये कच्छ वाला रन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वाइट डेजर्ट, राइट। और फिर मीन्स क्या नहीं है हमारे यहाँ पर, आइलैंड्स हैं, हर दुनिया की जितनी भी अलग अलग जियोग्राफिकल जो फीचर्स हैं वो लगभग सारे हमारे देश में हम आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सिंगापुर जैसा एक छोटा सा देश जो है, सिटी स्टेट जो है, वो
हमारे देश से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। अहमदाबाद जितना होगा ये सिंगापुर, और उसमें भारत से ज़्यादा, भारत इतना बड़ा देश है और इसमें इतने कम टूरिस्ट आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर सेफ्टी, क्लीनलीनेस, राइट, ईज ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे देश में हमने सेटअप नहीं की है। और सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है सेफ्टी और क्लीनलीनेस की। हमारी क्लीनलीनेस तो आप जानते ही हैं, हम कितने क्लीन हैं एज ए कंट्री, राइट। हमारी होटल्स के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी ग्लोबल लेवल के स्टैंडर्ड्स को नहीं मिल पाते। जो होटल्स मिलती हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं। आप कुछ देशों के, यूरोप के कुछ छोटे छोटे देशों में चले जाइए, वहाँ की जो लोकल जो होटल्स होती है, गेस्ट हाउस जो होते हैं, वो हमारी 5 स्टार जितने क्लीन होते हैं। और हमारे यहाँ पर 2 स्टार 3 स्टार में जाएंगे तो भी आपको कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि वो उतने हाई स्टैंडर्ड्स नहीं होते हैं। तो फिर ऐसे में टूरिस्ट थोड़ी यहाँ पर आएंगे। सेफ्टी भी एक कंसर्न है। मई 2022 में जब प्राइम मिनिस्टर साहब कोपनहेगन गए थे डेनमार्क, तो वहाँ पर उन्होंने इंडियन डायस्पोरा को कहा था कि आप 5 ऐसे लोगों को प्रेरित कीजिए कि वो भारत टूरिज्म के लिए आए। सेंट्रल लेवल पर अच्छी कोशिश हो रही है, लेकिन लोकल लेवल पर जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तब वो एक डिफरेंस देखने को आएगा। आपने देखा होगा कि इतिहास की किताबों में कि मेगास्थेनस, ह्यूनजैंग या फिर हुआनजैंग जिनको कहते हैं, मार्को पोलो, फाहियान, ऐसे अलग अलग लोग जो हैं, दुनिया के अलग अलग लोग जो हैं वो यहाँ पर इब्न बतूता और दूसरे भी ऐसे लोग जो हैं वो भारत आए थे और उन्होंने कितनी सारी बातें भारत के बारे में लिखी हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है जिसने 4 धर्मों को जन्म दिया है, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, जैनिज़्म। तो स्पिरिचुअल बीकन के तौर पर भी, और दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म नहीं है, मेजर धर्म की बात करें तो यहाँ पर प्रैक्टिस हो रहे हैं। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी यानी कि ज़ोरास्ट्रियन, राइट, यहूदी यहाँ पर रहते हैं। तो पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वो पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन नहीं है। और टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर अभी मेक इन इंडिया पर हम जोर दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग से भी ज़्यादा पैसे अगर कोई सेक्टर हमारे देश के लिए क्रिएट कर सकता है, जॉब्स क्रिएट कर सकता है, तो दैट इज़ टूरिज्म। अब न्यूज़ को देख लेते हैं। जो रेसलर्स हैं, राइट, ये जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं, तो उन पर ये सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस लगाए गए हैं। तो यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो हैं, उन्होंने एक 5 मेंबर वाली ओवरसाइट कमेटी की घोषणा की। लेकिन जो रेसलर्स हैं जैसे कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, तो उनको दुख ये है कि हमें प्रॉमिस किया गया था, जिसमें एक ट्वीट किया गया था जिसमें प्राइम मिनिस्टर को टैग किया गया था, अमित शाह को टैग किया गया था, मिस्टर ठाकुर को टैग किया गया था। तो इसमें कहा था कि ये कमेटी जब बनेगी तो हमें कंसल्ट किया जाएगा, लेकिन हमारे साथ किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन जो है वो नहीं किया गया। तो इसको लेकर ये प्रोमिनेंट रेसलर्स जो है वो खुश नहीं हैं। और ये जो कमेटी बनाई है तो इसको हेड करेगी MC मैरी कॉम, और इसके साथ दूसरे लोग भी हैं, राइट। ये बेसिकली 6 मेंबर वाली कमेटी है। तो इट विल बी हेडेड बाय मैरी कॉम। फिर योगेश्वर दत्त हैं, तृप्ति मुरगुंडे हैं, फिर हैं CEO कमांडर राजेश राजगोपालन और राधिका श्रीमान। तो ये 5-6 लोग जो हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 लोगों वाली ये कमेटी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट रिवील किए हैं, सेंसिटिव रिपोर्ट, इसको लेकर लॉ मिनिस्टर खुश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जो है उन्होंने कुछ IB और रॉ के रिपोर्ट जो है वो पब्लिक डोमेन में रखे हैं। तो इसको लेकर हमारे लॉ मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी के जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी सीक्रेट रिपोर्ट्स होते हैं और इनको पब्लिक डोमेन में रखना जो है वो सही नहीं है। इसको लेकर सरकार खुश नहीं है। एयर इंडिया जो है इसको पेनल्टी लगाई गई है बाय सिविल एविएशन, राइट। 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। तो इसमें दिसंबर में यह हुआ था कि एक जो पेरिस से दिल्ली वाली फ़्लाइट थी, तो उसमें एक ड्रंक पैसेंजर ने एक वृद्ध महिला जो है तो उस पर यूरिनेट किया था।
और 6 दिसंबर को एक व्यक्ति ने स्मोकिंग की थी वो लेबोरेटरी में। तो इस चीज़ को एयर इंडिया ने डीजीसीए को नहीं बताया, तो इसको लेकर उनको पेनल्टी लगाई गई है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स जो हैं तो इसको लेकर रूल्स नोटिफाई किए हैं। लाइव स्ट्रीमिंग होगी दिल्ली हाई कोर्ट की और उनके नीचे आने वाली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, लेकिन उसमें जो मैट्रिमोनियल मैटर्स हैं, केसेस ऑफ चाइल्ड एडॉप्शन, चाइल्ड कस्टडी, सेक्सुअल ऑफेंसेस, राइट, चाइल्ड अब्यूज़, ऐसे केसेस जो हैं उनको लाइव स्ट्रीम नहीं किया जाएगा। बाकी के केसेस जो उनको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। ओलिव रिडली टर्टल्स, आंध्र प्रदेश में उनकी मास मोर्टालिटी यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में उनकी मृत्यु हो रही है, राइट। ओलिव रिडली टर्टल्स पर क्वेश्चंस एमसीक्यू के तौर पर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। किन किन जगहों पर आपको देखने को मिलते हैं वो लोकेशंस यहाँ पर दिए गए हैं, उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से, राइट। इंडिया लॉस्ट एक्सेस टू 26 ऑफ 65 पेट्रोल पॉइंट्स, पीपी यानी कि पेट्रोल पॉइंट्स। टोटल 65 ऐसे पेट्रोल पॉइंट्स हैं एलएसी पर, चाइना और इंडिया के बीच में। और इंडियन आर्मी का जो प्ले सेफ अप्रोच है, इसमें क्या है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, फिर लोकल लोग जो हैं उनको कुछ जगहों पर जाने की, पहले वो जाते थे लेकिन वहाँ पर फिर प्ले सेफ अप्रोच के तौर पर इंडियन आर्मी ने मना कर दिया है। तो यहाँ पर कुछ नए इनफॉर्मल बफर जोन्स बन चुके हैं। और ये चाइना ने क्या किया, चाइना ने कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बहुत ही अच्छे कैमरास जो हैं वो लगा दिए हैं। तो जो रिसेंट डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ पेट्रोल पॉइंट 15 और 16, तो इसमें बहुत सारे ऐसे गोगरा हिल्स, नॉर्थ बैंक ऑफ पेंगोंग सो, काकजुंग एरियाज, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पेस्चुअल लैंड्स हैं जहाँ पर चराहे की जो जगहें थी, तो वहाँ पर अब हमारे लोकल लोग जो हैं वो नहीं जा पा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे लोकेशंस जैसे कि पेट्रोल पॉइंट 5 से लेकर 17, 24 से लेकर 32, फिर 37, 51, 52, 62, तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टिव या फिर नो पेट्रोलिंग की वजह से अब इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर भी नहीं जा पा रही है, लोकल लोग नहीं जा पा रहे हैं। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना फिर इन एरियाज़ को अपने अंडर ले रहा है। तो इसको कहते हैं सलामी स्लाइसिंग, के धीरे धीरे करके किसी की ज़मीन को हड़प लेना, तो ये इस चीज़ को सलामी स्लाइसिंग कहते हैं। तो चाइना ये चीज़ कर रहा है। इंडिया बैग्स ऑस्कर नॉमिनेशन फॉर ओरिजिनल सॉन्ग एंड 2 डॉक्यूमेंट्रीज। जो नाटू नाटू सॉन्ग है ना, बहुत ही फेमस है, इसका डांस भी काफ़ी फेमस हुआ था, ये आरआरआर फिल्म का नाटू नाटू। तो ये नॉमिनेशन में आया है ऑस्कर नॉमिनेशन में। और 2 डॉक्यूमेंट्रीज हैं, एक है ऑल दैट ब्रीड्स और एक है एलिफेंट विस्परर, तो इसका भी नॉमिनेशन हुआ है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। जीएम मस्टर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये प्रश्न पूछा है कि अगर इसका कॉमर्शियल रिलीज होगा तो क्या होगा। तो सरकार ने ये बताया है कि ये कॉमर्शियल रिलीज जो है वो इरिवर्सिबल नहीं होगा, राइट। इसको स्टेप बाय स्टेप लिया जाएगा। और जो हमारी एजेंसी है ये बेसिकली धारा मस्टर्ड जो हैं तो इसको लेकर हैं। तो ये अब सरकार ने ये मीन्स स्टैंड लिया है, सुप्रीम कोर्ट के को ये कहा है, सरकार का स्टैंड ये है कि इसमें कोई इंसिडेंट नहीं होगा, सारी चीज़ें सेफ हैं। लेकिन जो पेटिशनर्स हैं उनका कहना यह है कि इससे और ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ेगा किसानों को। तो अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। लेकिन अब ये चीज़ जो है वो जीएम मस्टर्ड को लेकर हमने डिस्कशन की थी, लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा याद रखिएगा कि इसमें अब ये अपडेट जो है वो आई है। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अगर आज का लेक्चर जो है इससे आप इंस्पायर हुए हैं तो प्लीज़ पास इट टू समवन यू वांट टू इंस्पायर। इसके साथ दोस्तों 27 और 28 जनवरी ये 2 दिन ऐसे हैं कि ये 2 दिनों में आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। द रीज़न इज़ के एज यू नो के शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, तो आई हैव टू ट्रैवल, राइट। एक फैमिली फ्रेंड जो हैं उनकी शादी है, तो आई एम ट्रैवलिंग आउट ऑफ सिटी। आई एम गोइंग टू अहमदाबाद ऑन 27th एंड ऑन 28th एज वेल आई विल बी इन अहमदाबाद एंड आई विल कम बैक ऑन 28th। तो फिर 29th जो हैं दैट इज़ संडे, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि संडे को आपको लेक्चर जो है वो मिल जाए, राइट। लेकिन ये 2 दिन जो हैं आई एम गोइंग टू ट्रैवल, तो ट्रैवलिंग की वजह से ये लेक्चर्स जो हैं वो हिंदू एनालिसिस वाले लेक्चर्स जो हैं वो नहीं आ पाएंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको लेक्चर 27th को तो पॉसिबल ही नहीं है, 28th की मैं पूरी कोशिश करूँगा
बट अगर नहीं हो पाया तो फिर 29 को हम मिलेंगे, ठीक है। तो ये 2 दिनों के बारे में मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ, तो इसके लिए थोड़ा इनकन्वीनियंस होगा, बट यू हैव टू एडजस्ट राइट अ लिटिल बिट। उसके बाद कोई हॉलीडेज नहीं है, उसके बाद स्ट्रेट, फिर उसके बाद कोई शादी भी अटेंड नहीं करनी है, जो हैं वो लोकल हैं, बट वो तो शाम को भी अटेंड की जा सकती हैं, ऐसा है। लेकिन ये 27-28 को मुझे जाना ही पड़ेगा। And yeah, that's basically everything in today's discussion. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.